hello students, I welcome you all to this amazing platform of Gen Z I18। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स 1 का वीक 2 कवर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में आने में लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा सा मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और फिर मेरे भी एग्जाम आ रहे हैं, तो उस कारण थोड़ा वीडियो में लेट हो गया। पर अब वीडियो टाइम पे आ जाएंगे और एग्जाम के पहले मैं आपको सब कवर करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करूंगा तो करा दूंगा। ठीक है, हम अपना क्या कर रहे हैं, वीक 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीक 2 में हमें मेनली जो हमारे वीक 2 में टॉपिक्स क्या है, एक तो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा और मिसलीडिंग ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, मोड एंड मीडियन पढ़ना है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो आपका एक तो ये है चार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा और दूसरा आपका मोड एंड मीडियन। ये दो मेनली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी टीम जिसमें कि हमारे सर श्री राम भैया आपके, जो कि हमको मेंटर करते हैं, यही बताते हैं आपकी सारी वीडियोस, तो इनको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि इनने ही हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपको पढ़ाएं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा ज़ैनब बीबी का कि ये जो आप अच्छी प्यारी सी स्लाइड देख रहे हैं ये इन्हीं ने प्रिपेयर करी है। ठीक है, चलो अपन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, frequency distribution. A qualitative data is a listing of distinct value and the frequency. तो qualitative data क्या होता है, इस qualitative है क्या, listing of distinct value and the frequency। अब frequency समझते हैं, frequency होता क्या है, frequency है क्या। जैसे देखो ये frequency क्या है, number of times a value comes, a value repeats in a data set। एक डेटा सेट में कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। लिख लो यहाँ पे नोट्स में अपने, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड इन अ सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा है डेटा सेट, है ना। जैसे इस सेट ऑफ डेटा में ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। बी कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार, तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। सी भी 2 बार आ रहा है तो सी की फ्रीक्वेंसी 2। डी भी 2 बार आ रहा है तो डी की फ्रीक्वेंसी 2, है ना। तो क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी डेटा सेट में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे बनाते हैं, इधर देखो। जैसे हमें पहले एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखो ए कितनी बार, इसको टैली मार्क, पहले हम टैली मार्क कैसा होता है बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बताओ। जैसे एक को एक ही अपन ने मार्क किया, 2 को ऐसा, 3 को ऐसा, 4 को ऐसा। ठीक है, और 5 इसमें कैसे मार्क होता है, 1 2 3 4, ये क्रॉस, ये 5 हो गया, फिर 6 7 आगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो देखो ए इसमें कितनी बार आता है, 1 2 3, 1 2 3 4, क्या हम लिखेंगे, 1 2 3 4। बी कितनी बार आ रहा है, 1 और ये 2। इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, बहुत इजी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाना। टैली पहले कैटेगरी लिखो, फिर टैली मार्क बनाओ और फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो, है ना। तो सी कितनी बार आ रहा है, 2, और डी भी 2 बार, सी भी 2 बार और डी भी 2 बार। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 2 2 2। इसका सम कितना आएगा, 4 और 6 10। ठीक है, अपन सेकेंड एग्जाम्पल के लिए जैसे एक कितनी बार इसमें, 1 2 3 4 5 6। देखो 5 कैसे बनेंगे इसमें, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब भी कितनी बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3। सी कितनी बार है, 1 2 3, और डी भी 1 2 3 बार, 1 2 3 1 2 3। ये हो गया 6 3 3 3 3 3 6 3 9 और 6 15। ठीक है, ये आ गया 15, ये आ गया 10। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बहुत इजी है, इसमें कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है अपनी, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी पढ़ी, वो होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे इधर पे इधर देखो, जैसे हम अगर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, एक अपन आर एफ की अगर टेबल बना दे, तो क्या होगी, 4/10 टू 5 0.4। इसकी क्या होगी, 0
0.5 0.1, हाँ 0.1 0.1 0.1, इन सब का जब सम करेंगे तो आएगा हमारा टोटल कितना, 1। अब देखो आर एफ का हमेशा समेशन, ये मैंने इधर गलत कर दिया, फ्रीक्वेंसी पर टोटल फ्रीक्वेंसी 254 0.4 यहाँ आएगा, ये 2 इज 10 1, हाँ ये 0.2 आएगा भाई, ये 0.2 0.2 0.2, हाँ इन सबका टोटल बनाएगा। हमेशा ये समेशन होता है किसी भी डेटा सेट में, आर एस का समेशन हमेशा 1 होगा ऑलवेज। अगर हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब का जो सम है वो 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाल ली। ठीक है, आ गया, आगे देखो उसके आगे लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। आगे पढ़, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही जो हमने पढ़ा। आर एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल। ठीक है, आर एफ क्या, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल। इस पे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के दिए, जैसे ए दिया हमारा, एक दो तीन, इससे आप मिला सकते हो, एक बार और एग्जाम्पल मिल गया आपको टेलीमार्क वगैरह का। ठीक है, अगर नहीं बनता वैसे बहुत ईजी है। तो देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कितना है 3, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो ये हो गया 5 1 5, 1/5 कितना होता है 0.2। 1/0.2 कैसे होगा, देखो 5 यहाँ 0 यहाँ पॉइंट, तो जी और ये 2, ठीक है, तो 10 0.2। अब 6 का कितना आएगा डबल, तो ये आ जाएगा 0.4। अगर निकाल भी लो, 6/15 3 5 3 2, हाँ और ये 4 सा, तो 0.4। अब ये सेम है, देखो ये दोनों सेम है, ये तीनों ये सेम है, इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी 0.2, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये आ गया हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक नोट इधर लिखा है, क्या लिखा है हम उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या लिखा है इम्पोर्टेंट, relative frequency always fall between 0 and 1, they provide a standard for comparison। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात लिखी, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो इससे क्या है, हमको एक कंपैरिजन करने में आसानी होती है। मान लो ये आपकी जो, अगर आपने लेक्चर देखा होगा आईआईटी मद्रास का, तो उसमें भी मैम ने बताया कंपैरिजन में कैसे यूज होता है। जैसे मान लो एक और डेटा सेट दिया होता कुछ, उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती, लेट से इससे डबल होती, ए की होती 6, इसकी होती 12, ये 6 और ये 6, इनका सम करते तो आता 15 का डबल 30। लेकिन जब हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते तो वो हमेशा वो सेम आती है, आप चेक कर लेना 0.2 0.2। तो इससे क्या हमें कंपैरिजन पता चल गया कि ये रिलेटिवली सेम ही काम है, मतलब इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, भले इसका डबल है या कुछ और होता, लेकिन हमें कंपैरिजन इससे इजी पड़ता है। प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है, आपस में भी कंपैरिजन के लिए अच्छा है कि ये इससे डबल है ऐसा कुछ, है ना, कि रिलेटिवली कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एज अ होल में। ठीक है, आगे समझ। अभी तो ये छोटा डेटा, मान लो कुछ बहुत बड़ा होता तो हमें पता पता रहता ना कि सिर्फ 0.25 या 0.5% हमको सब मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे एक डेटा में। ठीक है, आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, और हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं, एक तो पढ़ा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और मेनली हमने पढ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हम क्वेश्चंस, वही हमारा गेम, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं 11। तो मेरा स्कोर अभी 11 में से कितना, आप भी अपना स्कोर प्लीज कमेंट करा करो। ठीक है, जो भी आपका स्कोर है पहले आप ट्राई करो, ट्राई करते जाओ, मैं भी करता जा रहा हूँ, फिर हम अपना स्कोर मैच करेंगे। ठीक है, द विनर ऑफ द इंटरनेशनल, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इससे आंसर करना है। द विनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आर एस फॉलोज, ये दिया है। ठीक है, तो हाउ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ल्ड कप्स हैव बीन प्लेड इन टोटल, टोटल कितने प्लेड हुए देख लेते हैं।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका आंसर है 12। ठीक है। सेकेंड, विच टीम वन द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स एंड हाउ मेनी टाइम्स, उसका आंसर क्या होगा? देखो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ही दिख रहा है मेरे को तो, 1 2 3 4 5, और बाकी 1 2 नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया विथ 5। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। तो क्या स्कोर हो गया मेरा? 2 आउट ऑफ 11। आगे बढ़ते हैं। हमको इससे क्वेश्चन कौन से 3 क्वेश्चन करने, 3 थे, 3 से 6 तक क्वेश्चन इसके बेस पे करने। ये कुछ हमको टेबल दिए, कुछ ये वाला, ये इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। हाउ मेनी डेथ हैपन इन सिटी हॉस्पिटल इन 2019, टोटल नंबर ऑफ डेथ पूछ रहा है। तो देखो, इस सब को निकालने के लिए ना एक ट्रिक नहीं, एक स्टेप्स क्या होते हैं, आप पहले उसको पकड़ो जिसकी दोनों वैल्यूज दी है। देखो, एक इसकी दी है और एक इसकी दी है। मैं अदर्स वाला ले लेता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर एफ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास आर एफ कितना दिया है, 0.3, फ्रीक्वेंसी है 100, टोटल फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, लेट्स से वाई। वाई नहीं, इसको कुछ ले लेते हैं डब्ल्यू, क्योंकि वो वहां दिया है वेरिएबल डब्ल्यू। डब्ल्यू या टी एफ ही रहने देते, कुछ भी, चलो डब्ल्यू ले लिया। ठीक है, तो उसको जब डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना है, 300 अपॉन 0.3, ये आ जाएगा 1000 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1000। उसका टोटल कितना है, 1000। तो यहाँ पे हमारा हमें टोटल पता चल गया, टोटल है 1000। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 1000। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू। अब देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो आर एफ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। आर एफ हमें टी दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 150, टोटल फ्रीक्वेंसी है 1000। इसको जो हम काटेंगे तो ये काट पीट लेना। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि करो, क्योंकि आप देखो कर सकते हो, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां आपको कैलकुलेटर मिलेगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसको जब आप काटोगे तो इसका आंसर आएगा 0.15। अभी तो मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके रख रहा हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है, तो होगा 0.15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो देखो, जेड की वैल्यू के लिए हम, अच्छा जेड की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, क्योंकि हमारा हमने क्या पढ़ा था, समेशन आर एफ इज इक्वल्स टू 1, तो हमें टी पता चल गया, टी हमारा 0.15, तो जेड भी जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 0.15 ऐसे कर लेते हैं, 15175, इसको रहने देते हैं, इसको 25 और 3। ठीक है, गलत कर दिया, ये देखो डेसिमल प्लेसेस सही नहीं लिखी मैंने। ये 1.150, 0.175, 0.250, 0.300, ऐसा है। ठीक है, एक्स और जोड़ लेंगे तो ये हमारा है 5, 5 10 और 7 17, 3 5 और 3 8, तो x प्लस 0.875 इज इक्वल्स टू 1000। जब 1000 से 0.875 करेंगे तो 25, तो इसका आंसर आएगा 125, 0.125। देखो यहाँ बचा 25, 100 और 90, तो इसका हमारा z का आंसर आएगा कितना, 0.125। ये बेसिक कैलकुलेशन को तो कैलकुलेटर से मत ही करना है, तो फटाफट खुद ही कर लोगे, जितनी देर में कैलकुलेटर में लिखोगे आसानी से यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया इसका। 6 पे चलते हैं। 6 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो y हम कैसे निकालेंगे, x को कैलकुलेट करने से x इजी पड़ेगा क्या,
चलो y को कैलकुलेट कर लेते हैं। y को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, आर एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन टोटल है, टोटल फ्रिक्वेंसी। आर एफ क्या दिया है, 0.125, टोटल फ्रिक्वेंसी नहीं पता और फ्रीक्वेंसी नहीं पता, टोटल फ्रीक्वेंसी है 1000। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125 और इसमें x x को क्या करेंगे, वही तो ये आ जाएगा 175, ये हो गया 100 और 100 300, इसका आंसर जाएगा 300। कैसे क्या समझ गए, देखो सिंपल, आ हमको आर एफ पता है दोनों का, ये और ये, ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको एक्स और वाई। टोटल फ्रीक्वेंसी तो 1000 है ना, तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 125 175, दोनों को ऐड करोगे तो 300, 75 100 और 200, यही हो गया, ठीक है, 300। आगे समझ, इजी, इजी पीजी। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 7 और 8 इसी क्वेश्चन से करना है। A cab driver got the rating as following from 20 customers। मतलब हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 है। कस्टमर्स on the given day which are as follows 798xx blah blah blah, ठीक है। The relative frequency of rating 7 is 0.25। RF हमें दिया है 0.25, then what is the value of x, x की वैल्यू निकालिए। चलो मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। क्या है, 7 8 9 और 6 भी है, तो 6 7 8 9 10। 6 कहते हैं 1 2 3 3 7 कितने, मैं टेबल बना लेता हूँ फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या है, 6 की 3, ये इसकी कुछ है। हमको पता है टोटल 20 है, तो देखो चेक करते हैं क्या 7 की फ्रीक्वेंसी सही दी है। देखो अगर ये 7 की फ्रीक्वेंसी निकल आई तो ठीक, वरना डेटा इनसफिशियंट होगा। तो क्या हमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7 की 0.25, फ्रीक्वेंसी हम 7 की मान लो कुछ भी ले लेते हैं, डब्ल्यू ले लेते हैं, और टोटल क्या है 20, तो 20 इंटू 0.25 होता है हमारा 5। तो देखो 7 की तो 4 है, इसका मतलब जो x है वो हमारा 7 है। अगर ये 7 की सेम होती, मान लो यहाँ से 4 आ जाती, तो हम कहते हैं कि डेटा इनसफिशियंट है। आगे समझ, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 8, 8 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज f अपॉन tf, टोटल फ्रीक्वेंसी, f क्या है 4 और टोटल फ्रीक्वेंसी 20, 4 5 1/5 इज इक्वल टू 0.2, है ना। आगे समझ, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या है, 9 10 11, ये तीन क्वेश्चन हमारे इस टेबल से होंगे। तो क्या दिया, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग अ डेंटिस्ट इन अ वीक, एक वीक में कितने डेंटिस्ट क्या कैसे पेशेंट है, कुछ डेटा दिया है हमको। आगे हमको क्वेश्चंस करने, हाउ मेनी पेशेंट विजिट द डेंटिस्ट इन टोटल इन दैट वीक। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उसको पकड़ो जिसकी दोनों चीजें दी हैं। क्या दिया है, आर एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन टी एफ, हमको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता, यहाँ से आ जाएगी। आर एफ क्या है 0.125, फ्रीक्वेंसी क्या है 15, टोटल फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी 15 अपॉन 0.125 जाएगा 15 इंटू 1000 अपॉन 125। इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा 120, ठीक है। वो कर लेना, इतना तो मैं करने बैठ गया काट पीट, तो फिर कर लेते एक बार, तो तुम बोलोगे भैया से तो आता ही नहीं है। 15 5 3 जा 5 25 जा, फिर कुछ काट पीट होगी, इसका आंसर 120 आएगा इन लास्ट में, है ना। यहाँ से हमारा आंसर 120 आएगा। चलो लेट्स कंटिन्यू, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, 10th क्वेश्चन, 9th हो गया 10th। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू। अब देखो हमें टोटल पता चल गया कितना है 120। अब 120 माइनस जो हमारा इसको टोटल करके आएगा, मतलब बाकी सबका टोटल इज इक्वल्स टू एक्स। तो उसका टोटल कर लेते हैं। देखो 15 15 30, 30 20 50, 50 और 20 70, और देखो ये हो गया 70। अब 19 में एक जोड़ोगे तो 20 और 10 30 100, तो एक साथ आएगा 20। जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, आ गया समझ, इजी है। देखो 15 15 होता 30, 30 20 50, 50 20 70। अब 19 में एक जोड़ोगे 10 और 30, तो 70 30 100, तो 100 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से ये 20 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट है हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, एंटर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। y की वैल्यू, x की पता चल गई 20, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। फ्रीक्वेंसी दी है रिलेटिव, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है 20 और टोटल क्या है 120, 6 1/6। तो उसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.16 के 6 कुछ आएगा। ये तो कर लो एक बार, 0.06 4, फिर एक 0, 6 36, फिर वही बचेगा 466, ये 666 आता जाएगा। ठीक है, 0.1666, तो इसको 0.166 लिख सकते हो, या फिर वो अपन ने जो पढ़ा है राउंड ऑफ वाला, इसको 0.167, दोनों आंसर सही है। ठीक है, जो आपको लिखना 167 या 166, आ गया समझ। ठीक है, कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा पार्ट चालू होगा किसका, वो कैटेगोरिकल डेटा के ग्राफ्स का। ठीक है, चल अब हमारा पार्ट चालू होता है कौन सा, चार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा मतलब पढ़ा ही हो अभी हमने पहले, मतलब लास्ट लेक्चर में, जैसे मेल फीमेल, या फिर ए बी सी डी जो भी हमने पढ़ा, या फिर डेज इन अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो ये कैटेगोरिकल डेटा का चार्ट। कैटेगोरिकल डेटा का चार्ट में हम पहला देखो, बेसिकली 3 चार्ट होते हैं, बता देता हूँ इधर। बेसिकली 3 चार्ट होते हैं, एक होता है बार चार्ट, एक होता है पाई चार्ट, एक होता है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट लिख ही नहीं रहा था, पेरेटो चार्ट। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझ लो। पाई चार्ट जिसमें रैंडमली जो अपने बचपन में पढ़ा था, ये कुछ वैल्यूज दी होंगी, मान लो ये दिया है, जैसे वही ए बी सी डी वाला दिया है, ए बी सी। ठीक है, ए आ रहा है मान लो 5 बार, बी आ रहा है 3 बार, सी आ रहा है 2 बार। ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट एक सर्कल में होता है जिसमें हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई करके बेसिक रेशियो निकालते हैं और उसको ऐसे मार्क कर देते हैं। ये पाई चार्ट अभी अच्छे समझेंगे, एक बेसिक समझ लो पाई चार्ट दिखता कैसा है। और पेरेटो चार्ट कुछ नहीं है, अगर हम बार चार्ट को किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दें तो वो किसके अंदर आता है, पेरेटो चार्ट के अंदर, ऐसा ये। या फिर एक और ले लो ये। ठीक है, ये यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसको बेसिक समझ लो, फिर हम उसकी डेफिनेशन वगैरह में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाई चार्ट में जो ये रहते हैं अलग अलग जो पोर्शंस हैं, उनका कलर डिफरेंट होता है। बार चार्ट में कलर सेम होता है, मतलब ये जो बार्स है ना इनका कलर सेम होता है पेरेटो में भी। ठीक है, इसमें अनसिक्वेंशियल डेटा होता है, देखो कुछ भी ऊपर नीचे कहीं बड़ा कहीं छोटा, यहाँ मान लो यहाँ बड़ा आ जाए, छोटा या फिर इतना बड़ा आ जाए, तो इसमें क्या होता है अनसिक्वेंशियल डेटा। अनसिक्वेंशियल डेटा। और पेरेटो चार्ट की खासियत क्या है, उसमें होता है सीक्वेंशियल डेटा, एक सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पाई चार्ट का मेनली यूज कहाँ होता है, पाई चार्ट का यूज होता है जब हमको कुछ एरियाज
बताना हो, कुछ प्रपोर्शंस बताना हो, रेशियो, प्रपोर्शंस, रेशियो, प्रपोर्शन, डिवीजन, परसेंटेज, ठीक है, ये सब पाई चार्ट में आता है। ठीक है, बेसिक पता चल गया बार चार्ट, पेरेटो चार्ट और पाई चार्ट कैसा होता है, आ गया समझ। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू होती है, वही मैंने बताया, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आ गया। अब इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह देख लो, कुछ है नहीं डेफिनेशन में, ऐसी समझ होगी और मैं समझा दूंगा बनाते कैसे। ठीक है, अ सर्क पाई चार्ट क्या है, अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पीसेस proportions टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, यहाँ से समझो, ये सब स्टेप्स छोड़ो, एग्जांपल से समझो। क्या, यूज अ पेरेटो ब्ला, देखो हमको एबीसीडी दिया है, उसकी टेलीमार्क्स दी, फ्रीक्वेंसी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब जब हम ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.4 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। तो हम ए को कितना दे देंगे इसमें, 144 डिग्री। अब 144 360 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 40%, मतलब वो निकाल लेना, मेन तो उसमें डिग्री का रहता है। तो ये हमने इसको कितना साइन किया, 144 डिग्री। अब हम 0.2 को जब 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो गया, मतलब तो ये हो गया 0.2, हाँ 36 का हाफ, मतलब तो ये 72, ये 72 और ये 72। ठीक है, तो ये होगा हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट में कुछ नहीं, हम बेसिक हमने अपना, देखो यहाँ तक तो सेम है सब, कैटेगरी लिखी, टेलीमार्क निकाला, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से डिवाइड कर दोगे और जो एंगल आएगा उसको एक सर्कल में मार्क कर दोगे, तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट का बेसिक यूज जब हम कुछ एरिया डिफाइन कर रहे हो या फिर कुछ प्रपोर्शंस, रेशियोज, परसेंटेज निकालना हो, कि एक कंपनी, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए, ये 4 प्रोडक्ट बना रही है ABCD, तो उसको देखना है कि सेल्स किसकी ज्यादा है। तो देखो ए ए प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स 40% है, बाकी B, C, डी की सेल्स कितनी हो गई, 20-20% या 72%। तो उससे हमें क्या, कंपैरिजन के लिए इजी होता है प्रोडक्ट्स के। ठीक है, या फिर हम कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमको देखना है कि वो ए शॉप से, हमारी कोई शॉप है, ठीक है, हमारी शॉप चेन है कोई, ठीक है, उसमें ए शॉप से कितना बिक रहा है, बी शॉप से, सी शॉप से, डी शॉप से, तो वो सब किसकी हेल्प से हो जाता है, ये हमारे पाई चार्ट की। ठीक है, आ गया समझ, इजी है बहुत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। पाई चार्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पाई, हम यहाँ नीचे जगह है क्या, यहाँ कहीं भी नोट डाल के लिख लो। क्या, पाई चार्ट इज यूज्ड टू शो द proportions ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्या, जो मैंने बताया उसका ही थोड़ा पर लिख लो, आ सकता है। पाई चार्ट इज यूज्ड टू शो द proportions ऑफ अ कैटेगोरिकल, ऑफ अ, इसको लिख रहा हूँ कैट, लिख लेना, कैटेगोरिकल वेरिएबल, वेरी। ठीक है, पाई चार्ट किसके लिए यूज होता है, शो द proportions ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। हाँ ये एक और, क्या, पाई चार्ट, पीसी लिख दे रहा हूँ, पाई चार्ट इज अ गुड, पाई चार्ट इज अ गुड वे टू शो, to show that one category makes up more than all of the total। हाँ, all of the total, समझ लो इसको। क्या, देखो पहले तो पाई चार्ट किसके लिए यूज होता है, टू शो द proportions ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसमें हम प्रपोर्शन बताते थे कि 40% ए ले गया, 20% बी ले गया, 20% सी, 20% सी, और दूसरा पॉइंट क्या है, पाई चार्ट इज अ गुड वे टू शो दैट वन कैटेगरी मेक्स अप मोर देन ऑल ऑफ, मतलब एक कोई कैटेगरी कितना किससे ज्यादा या फिर कितना पार्ट लेके जा रही है एक पूरी एज अ होल का।
ठीक है, टोटल में से कितना वो कवर कर रही है, इसको दिखाने के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा क्या, पाई चार्ट। हम नेक्स्ट किस पे चलते हैं अब, नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसकी यू ए सॉरी, ऊपर हमने ये छोड़ दिया, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। ये क्या स्टेप्स क्या है, ऑब्टेन अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा सेट, ठीक है, डिवाइड द सर्किट इनटू पीसेस प्रोपोर्शन ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेबल द स्लाइसेस। वही पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर आरएफ निकाला, आरएफ को 360 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कितना डिग्री किसको असाइन करना है, फिर हमने सर्कल में उसके पीसेस बना के उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे समझ। अब आते हैं बार चार्ट पे। बार चार्ट क्या बोल रहा है, a bar chart displays the a bar chart displays the distinct values of the qualitative data on a horizontal axis and the relative frequency। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बार चार्ट क्या करता है, उसको डिफाइन कर देता है। एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। ये इसमें कुछ नहीं, एक्स एक्सेस बनाया, एक में हमने इधर हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी, मतलब वही की 6 5 4, और इधर हमने अपनी कैटेगरीज लिख दी। ठीक है, देखो मोस्टली वाई एक्स एक्स एक्सिस में आपकी कैटेगरीज आती हैं और वाई एक्सिस में आपका वेरिएबल, मतलब कितनी है, वेरीज, कितनी वो है, मतलब कि वही फ्रीक्वेंसी ले लो। ठीक है, यहाँ हमने एबीसीडी मार्क किया, अब देखो ए यहाँ आ रहा है 3 बार, बी आ रहा है 6 बार, सी आ रहा है 3 बार और डी आ रहा है 3 बार, तो ये हो गया हमारा क्या, बार चार्ट। ठीक है, सिंपल। अब बार चार्ट को ही हम उसमें कैसे कन्वर्ट कर देंगे पेरेटो में, कि हमने या तो ये बड़ा वाला पहले रख दिया, छोटे छोटे रख दिए, या तो छोटा वाला पहले रख दिया फिर बड़ा रख दिया। ठीक है, ये हमारा बार चार्ट है, बहुत इजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ इसमें, बहुत इजी है, कुछ ऐसा खूब पढ़ने लायक नहीं है, ये सब तो फालतू है। ये तो तुमको पता ही होगा, बचपन में पढ़ा ही होगा कि बार चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओए पेरेटो चार्ट तो उसमें दिया ही नहीं, जैन अभी भी भूल गई होगी। चलो कोई नहीं, पेरेटो चार्ट मैंने आपको समझा दिया। पेरेटो चार्ट में कुछ अलग नहीं है, बस अगर हम बार चार्ट को ऐसा सीक्वेंस दे दे, कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का, और दूसरी चीज बार पेरेटो चार्ट में ऐसा वो नहीं रखते हम, लाइक गैप, एक सीक्वेंस में होता है, ऐसा सा गैप देके नहीं होता कि पहले एक बनाया फिर दूसरा बनाया फिर तीसरा, एक साथ। ठीक है, आ गया समझ, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो साइड में कहीं, लिखवा ही देता हूँ, पेरेटो चार्ट क्या है, इट इज नथिंग जस्ट असेंबलिंग, बहुत खराब राइटिंग आ रही है, मेरे को सीखना पड़ेगा इसमें अच्छे से लिखना। असेंबलिंग ऑफ बार चार्ट इन एन ऑर्डर, बस कुछ नहीं है। बार चार्ट को असेंबल कर दिया ऑर्डर में, ऑर्डर कहता या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने प्लेस कर दिया, तो वो हो जाता है हमारा पेरेटो चार्ट। एक हमारा इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिख लो बार चार्ट के लिए, ये नोट क्या, इफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल इज ऑर्डिनल, मगर अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल ऑर्डिनल है, देखो इफ कैट लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेरिएबल इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब नंबर वाला, जैसे 1 2 3, या फिर साइज वाला SML, ठीक है, स्मॉल ml, ये ऑर्डर, इसमें नंबर है, ठीक है, और ऑर्डर है कोई, ठीक है, ऑर्डर वाले, ठीक है, जैसे 1 2 3 स्टार रेटिंग, तो 3 ज्यादा है 2 ज्यादा 1, ऐसी। तो अगर हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल ऑर्डिनल है, देन बार चार्ट मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डरिंग, बार चार्ट जो है, बार चार्ट मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डरिंग, मतलब हम इसको ऐसे शो करेंगे, पहले S फिर M, फिर लेट से M इतना भी, टेढ़ा हो गया। अगर हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल है SML, तो हम उसका जो चार्ट है ना,
ऐसे बनाएंगे। जैसे मान लो एस की सेल्स इतनी है, एम की सेल्स इतनी है, एल की सेल्स इतनी है, ठीक है। हम उसको ये एस एम एल, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बनाएंगे कि पहले एम लिख दिया, एम ज्यादा है तो ये रख दिया, एस ज्यादा है कम है तो एल फिर उससे कम है, एल फिर उससे कम है, एम एल एस, ऐसे नहीं करेंगे। उसको हम स्मॉल मीडियम लार्ज में शो करेंगे। मतलब कि ऑर्डिनल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर ऑर्डिनल है तो उसका पैरेटो चार्ट नहीं बन सकता, इन शॉर्ट। ठीक है, आगे समझ। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चार्ट्स के बारे में। देख ले रहा हूँ अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो। मेरे भी अपने मतलब एक स्क्रिप्ट बना के रखता हूँ कि क्या क्या बताना है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख देते हैं यहाँ पे नोट्स, जैसे आप लिख सकते हो। क्या? पहला, पाई चार्ट, पीसी लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। पीसी पाई चार्ट। पाई चार्ट आर बेस्ट टू यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। मतलब पाई चार्ट आर बेस्ट टू यूज व्हेन यू आर ट्राइंग, इतनी गंदी राइटिंग आ रही इसमें यार, सॉरी भाई, मैं इसको करूंगा इम्प्रूव। कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल। पाई चार्ट कब यूजफुल होता है? जब हम कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेरिजन कितना? एक पार्ट को पूरे होल से। मतलब ये देखो, जैसे ये एक पाई चार्ट है, बहुत गंदा सर्कल बना, ये ये कुछ है। तो हम जैसे ए बी सी और डी, तो हम ए को पूरे होल से कंपेयर कर सकते हैं ना कि इसका इतना परसेंट ज्यादा है, मान लो ये कुछ परसेंट है। तो ये पाई चार्ट टाइम में यूज होता है जब हम कंपेयर करना चाहते हैं एक पार्ट को पूरे होल से। और दूसरा, बार ग्राफ, बीजी लिख देता हूँ, बार ग्राफ आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब बार चार्ट आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। मतलब जैसे हमने बनाया था ना, एक ग्रुप है, ए ग्रुप कितना बिक रहा है, सी ग्रुप कितना बिक रहा है, उसमें हम मतलब कुछ कंपैरिजन थिंग्स के बिटवीन में कि एक ग्रुप में ये कितना है, ये इसका परसेंटेज ज्यादा है। लेट्स से हमने बनाया कि एक प्रोडक्ट में हम ये चीज इतनी डाल रहे हैं, ये चीज इतनी डाल रहे हैं, ये चीज इतनी डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो बात है, याद रखना। अब हम, हाँ एक चीज और, एक सेकेंड ना, उस उसके इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो उसके बाद एक मिसलीडिंग ग्राफ्स के टॉपिक है, वो पढ़ेंगे और फिर हम अपना डायरेक्ट मेन मीडियन मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। वाला पॉइंट शायद समझ ना आया हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि देखो, पाई चार्ट जो है वो कब यूज होता है? जब हम एक चीज को पूरे मतलब एक पार्ट को पूरे पार्ट से कंपेयर करना हो तो पाई चार्ट यूज में आता है। और बार बार ग्राफ कब यूज में आता है? जब हमें दो मतलब एक ही को दो मतलब एक ही सेट में दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना हो, पूरे से नहीं, एक को दूसरे से, इसको किसी और से, तो बार चार्ट काम में आता है। लेकिन जब एक को पूरे से कंपेयर करना हो तो पाई चार्ट काम में आता है। हाँ, अपनी एक्टिविटी तो स्टार्ट करते हैं। आगे समझ ये वाला पार्ट है ना। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अज्यूमिंग द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्ले मोर देन वन गेम, आंसर वन टू, तीन क्वेश्चन से आंसर करने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टोटल 210 स्टूडेंट्स प्ले स्पोर्ट्स इन एसएफएस, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल? तो देखो, बास्केटबॉल का कितना है? हमारा बास्केटबॉल का कलर कौन सा है? ये ग्रीन, 11%। मतलब 11.9% ऑफ 210। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा 25.10 कुछ आएगा। मैंने कैलकुलेट करके रखा है ये, ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है? इसका 11%, तो 11.9, सिंपल, जो अपने 8 9 में मैथ सीखी,
एट्थ में सीखी थी शायद ये वाली, तो और पहले 11.9% ऑफ 210। ठीक है, तो बास्केटबॉल कितने खेल रहे थे? 25.10, तो इसका अपन होल नंबर में आंसर देंगे 25। ठीक है, तो 25 बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल। अब क्या है, विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? ये ब्राउन, क्रिकेट का। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्रिकेट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से 4 और 5 हमें इससे आंसर करने हैं इस टेबल को देख के। इस टेबल में क्या दिया है? शोज द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स टू, मतलब 1951 से 2011 तक का। विच ईयर हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लिटरेसी रेट? देखो सबसे लोएस्ट कौन सा है? ईयर 1971, और सबसे हाईएस्ट है हमारा 2011। तो देखो, हाँ हाईएस्ट पहले, अच्छा वही मैं सोच रहा था, लोएस्ट का तो पहले दिख ही नहीं रहा कोई। देखो ये 2011 में हाईएस्ट है, और इसमें हाईएस्ट, इसमें है लोएस्ट, 1971 में लोएस्ट। क्वेश्चन फिफ्थ क्या पूछ रहा है हमसे? इन विच डिकेड डिड द लिटरेसी रेट डिक्रीजेस द मोस्ट? सबसे ज्यादा डिक्रीज कब हुआ? हम्म, देखो सबसे, ये देखो किस में सबसे ज्यादा, देखो यहाँ कम है, कम कम डिक्रीज, सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ यहाँ पे, सीधा 10% डिक्रीज हुआ। इसमें से देखो बहुत कम कम डिक्रीज है, इंक्रीज हुआ यहाँ पे, डिक्रीज बहुत कम है, 10 से ज्यादा है। ठीक है, 10 से कम है मतलब 9 कुछ है, तो सबसे ज्यादा कब हुआ? 1961 से लेके 1971 में। तो क्या होगा स्क्रीन को? हाँ, तो 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ। देखो इसके बीच में सबसे ज्यादा गैप है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द अप्रोप्रिएट पेरेटो चार्ट ऑफ द गिवन फिगर? देखो क्या क्या हमारा, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। इसको हम इसके हिसाब से रेटिंग दे देते हैं। सबसे ज्यादा इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद हमारा हिंदी, फिर थर्ड हो गया हिंदी, फोर्थ हो गया केमिस्ट्री, और फिफ्थ हो गया फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे इसको अरेंज कर लेते हैं। इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर हिंदी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। देखो इसमें इंग्लिश पहले है, फिर मैथ्स है, फिर हिंदी है, फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ये सही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। अब देखो अगला क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री सही, फिर उसके ज्यादा हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ये भी सही है। तो हमारा बोथ सही है। ये देखो, ये पेरेटो चार्ट में ये नहीं कि आप इंक्रीजिंग और किसी में बता सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे यही ये कम से ज्यादा हो रहा है, कुछ बोलेंगे ये कम नहीं, ये बढ़ से छोटा रहा है, छोटे से बढ़ रहा है। दोनों ही सही है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट में ऑर्डर मैटर करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, चाहे दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, तो ये दोनों का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा? बोथ हो गया। अब बेस्ड ऑन द डाटा आंसर 7, 8, 9, 3 क्वेश्चन आंसर करने। ये कुछ दिया है हमारा, ये। अब देखो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख के समझ जाओगे, तो कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, फिर रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर एंगल निकालोगे, परसेंट निकालोगे, जिंदगी निकल जाएगी। देखो यहीं से देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है हमको किसका? अमित मिश्रा का। हम इसमें ही रैंकिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, फिर बॉलर्स और विकेट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसको देना है हमें? अश्विन को देना है? गलत हो गया। सबसे ज्यादा हमको देना है अमित मिश्रा को। तो ये देखो यहाँ कुछ बात बन रही है। ये पहला अमित मिश्रा को दिया, फिर सेकंड हमारा है रविंद्र अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। तो देखो ये भी हमारा सही है, रविचंद्रन अश्विन हमारा सेकंड है। थर्ड हमें देना है युजवेंद्र चहल को, बिल्कुल सही, थर्ड भी हमारा सही है। फोर्थ हमें देना है पटेल साहब को,
फोर्थ और फिफ्थ। तो ये वाला हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। ऐसे कर लिया करो। अब देखो इसमें आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के एंगल और परसेंट निकालने में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे चेक कर लो रेट, देखो रेटिंग दे दो सबसे ज्यादा किसको किसको, 1 2 3 जैसे मैंने किया, और फिर चेक कर लो। ठीक है, अब आ जाओ एट। विच इज द बार विच इज व्हाट इज द बार व्हाट इज द बार चार्ट रिप्रेजेंट ऑफ द गिवन डेटा, गिवन डेटा का बार चार्ट। देखो हमें सबसे ज्यादा किसको देना है, हमारे अमित को पहले, अमित, अमित मिश्रा, फिर अश्विन, अमित मिश्रा, अश्विन, युजवेंद्र चहल, पटेल साहब और कुंबले साहब। तो देखो ये तो पहले ही गलत हो गया, अमित मिश्रा इसमें सबसे कम बताया। ये भी गलत हो गया, अमित मिश्रा भाई सबसे कम। ये भी गलत हो गया, अमित मिश्रा भाई सबसे कम। यही देखो सबसे ज्यादा अमित मिश्रा, टिक। आगे देखो ही नहीं ना, इन सब में अमित मिश्रा, अमित मिश्रा, ए नहीं, अनिल कुंबले लिखा है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, सॉरी 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 सॉरी। मैं इसको अमित, पढ़ने में गलती हुई। देखो सबसे पहले देखो आप, अमित मिश्रा कितने सबसे ज्यादा दिया है, ठीक इसमें दिया है बस, और किसी में नहीं दिया। ये देखो यहाँ इन्हें कंफ्यूज किया, देखो यहाँ और यहाँ अमित मिश्रा पहले दिया था, और यहाँ इन्हें अनिल कुंबले दे दिया। देखा कंफ्यूज ऐसे, वो मत हो जाना, देखना अच्छे से, अच्छा मैंने देख लिया। तो ये आंसर सही हो गया, अमित मिश्रा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, फिर उसके बाद युजवेंद्र चहल, फिर हमारे पटेल साहब, फिर उसके बाद अनिल कुंबले। सही हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही है। ये ध्यान रखना, देखो यहाँ से एकदम से चेंज कर दिया था ग्राफ। अब नाइन्थ क्वेश्चन, विच व्हाट इज द पेरेटो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन। वही हमें क्या देखना है, सबसे पहले अमित मिश्रा भैया, फिर रविचंद्रन, फिर युजवेंद्र चहल, मुसफ, अनिल कुंबले। पहले ही सही है, अरे वाह, चलो और देखना ही नहीं हमको। ये भी सही है, अमित, अमित मिश्रा, युजवेंद्र रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, पटेल साहब, अनिल कुंबले साहब, ये भी सही है। यहाँ ये गलत है, अमित मिश्रा को तुमने सबसे कम दे दिया, नहीं भाई उसने सबसे ज्यादा विकेट लिए। अनिल कुंबले को तुमने सबसे ज्यादा दे दिया, उन्होंने सबसे कम लिए। चलो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट, एक हमें पढ़ना है मिसलीडिंग, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होगी, मोड और मीडियन। चलो ठीक है, तो हम अपनी एक्टिविटी 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, बहुत इजी सी है, कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। क्या ट्रू है, देखो पहला क्या दिया हमको, bar chart is best suited for representing shares of stocks of different categories in constructing a house. नहीं, बार चार्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर रिप्रेजेंट शेयर, शेयर्स के लिए तो क्या पाई चार्ट, मैंने पहले बताया था, जब शेयर, कुछ शेयर्स बताना हो किसका कितना शेयर है तो पाई चार्ट अच्छा होता है। सेकंड क्या दिया है, ग्रुपिंग of categories in frequency table is done when we have categories with same frequencies। नहीं, जब सेम नहीं, जब बहुत सारी हो तब करते हैं। थर्ड क्या दिया है, pie chart is best suited when we want to emphasize the proportion rather than frequency of the category। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप ऐसा नोट बना के भी अपने पास लिख सकते हो कि pie chart is best suited when we want to emphasize द proportion rather than the frequency of the category। ठीक है, यहाँ proportion पे ज्यादा ध्यान हो, ना कि frequency पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, in which of the following cases is a bar chart better than a pie chart to represent categorical data। इनमें से किसमें बार चार्ट ज्यादा अच्छा है। पहला, an e-commerce company want to know how many sources generate income above a certain value। तो ये देखो सर्टेन वैल्यू मतलब वो अपन ने डबल वाला जो किया था वो बार चार्ट में होता है, तो पहला वाला सही है। ठीक है, इसमें बार चार्ट इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड क्या है, ई कॉमर्स कंपनी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय डिफरेंट पेमेंट मोड। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें हमें शेयर्स पता करने किसका ज्यादा है, तो ये तो पाई चार्ट में आएगा। ए नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड,
एंड ई कॉमर्स कंपनी इज इंटरेस्टेड इन अमाउंट ऑफ, अच्छा अमाउंट पता करना है, ये नहीं पता करना है कि कितना ज्यादा अमाउंट, इसका 2 है 3 है 4 है, क्योंकि हम इसमें फ्रीक्वेंसी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रपोर्शन पे नहीं, तो ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी में चाहिए। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स आ गया मतलब पाई चार्ट, ये नहीं होगा, नन ऑफ तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसको आप ये वाली लाइन को अच्छे से याद रख लो, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। क्या, पाई चार्ट मोर एम्फेसाइज करता है प्रपोर्शन में, बार चार्ट करता है फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज पेरेटो चार्ट अ सुटेबल टूल टू रिप्रेजेंट अ कैटेगोरिकल वेरिएबल ग्राफिकली। ठीक है, किसमें अपना पेरेटो चार्ट ज्यादा अच्छा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में। चलो, क्या ऑप्शंस क्या है, टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड कंपेयर इट विद अदर ग्रुप, सही है हमें, क्योंकि इसमें ऑर्डर आ गया, ऑर्डर किसके लिए होता है, पेरेटो चार्ट, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैटर करता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, टू अंडरस्टैंड द शेयर और प्रपोर्शन, शेयर और प्रपोर्शन तो ये किसका हो गया, ये पाई चार्ट का हो गया, ये गलत है। टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स, हमने अभी पढ़ा था, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, बार चार्ट टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, और नॉट टू वरी अबाउट द ऑर्डर, अरे यहाँ तो सबसे बड़ी चीज लिख दी, नॉट टू वरी अबाउट द ऑर्डर, पेरेटो चार्ट तो ऑर्डर से ही होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन क्या आता है, क्या कह रहा है, व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज, यस, तो थर्ड वाला। ठीक है, पेरेटो चार्ट। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ, फोर्थ वाला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल द बार इन अ बार चार्ट कैन हैव द सेम कलर, हाँ से कैन नहीं, होता ही सेम है, पर इसको सही कर सकते हैं, कैन हैव द सेम कलर, पर होता ही सेम कलर है। फिर सेकंड, ईच बार इन अ बार चार्ट मस्ट, तो हमने पढ़ा था बार चार्ट में डिफरेंट कलर नहीं होता, सेम कलर होता है। ऑल स्लाइस इन अ पाई चार्ट मस्ट हैव सेम कलर, नहीं, पाई चार्ट में डिफरेंट कलर होता है, इनने अपोजिट लिख दिया, इसका इसमें इसका उसमें। फोर्थ, ईच स्लाइस इन अ पाई चार्ट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट कलर, ये सही है। ठीक है, अपन चलते हैं एक्सरसाइज 4 पे। चलो, अब हम आपके एक तो मतलब ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक है, वो नोट्स में नहीं दिए, पर पढ़ लो, आज कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, फिर हम इसके बाद अपना इंपॉर्टेंट पार्ट मोड और मीडियम चालू करेंगे। ठीक है, तो अपना क्या है, पहला पार्ट एक तो है मिसलीडिंग, मिसलीडिंग ग्राफ्स। ठीक है, मिसलीडिंग बोल सकते हो आप, रॉन्ग बोल सकते हो, या आप एरर वाले ग्राफ बोल सकते हो, एरर ग्राफ्स। ठीक है, इसमें कि हमारा सबसे फर्स्ट है एरिया प्रिंसिपल, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई, और कम कर लेते हैं। एरिया प्रिंसिपल, एरिया प्रिंसिपल में क्या, जैसे मान लो आप एक बार चार्ट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपने एक बार ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, और फिर आपने एक इतनी मोटी बार बना दी, तो ये क्या है, ये तो एरिया प्रिंसिपल को नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे सब सेम था, लेकिन आपने इतनी मोटी कर दी, ये तो गलत है। एक और एरिया प्रिंसिपल में क्या हो सकता है गलत, ये देखो, आपने मान लो एक पाई चार्ट बनाया, आपने इसको बोल दिया 51%, और फिर ये डिफरेंट इसको कह दिया 10%, इसको लेट्स से सही 30% या इसको 20%, ऐसा, तो ये क्या है, गलत, 51%, ये गलत है, क्योंकि आपकी जो रिस्पेक्टेड मतलब रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, वो इसके जो इसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके रिस्पेक्ट में जो हमने स्लाइसेस या फिर उसके रिस्पेक्ट में जो हमने उसको बार या स्लाइस बनाई, उसको करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया, एरिया प्रिंसिपल का वायलेशन, मतलब मिसलीडिंग ग्राफ। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, मान लो हमने बार बनाया, लेट्स से इसको हमने बोल दिया, ये 10 का है और ये 5 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये तो गलत है, मिसलीडिंग है। क्यों, ये एरिया प्रिंसिपल मिसलीडिंग, और किसी से हम डेकोरेट करने के लिए, मान लीजिए आपकी आपने अगर लेक्चर देखा होगा, तो उसकी आपकी मैम ने आपको बताया होगा, उसमें उस कोई उनने कुछ सिटीज का एग्जांपल दिया था, मान लो उनने इसको 50% बोल दिया, इसको 20 और इसको 10, तो ये क्या है, मिसलीडिंग ग्राफ है, एरिया प्रिंसिपल का वायलेशन है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रिस्पेक्टेड बार को या रिस्पेक्टेड स्लाइस इन अ पाई को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो ये क्या है, एरिया प्रिंसिपल का वायलेशन हो, एरिया प्रिंसिपल में एरिया प्रिंसिपल गलत किया।
अपन सेकंड क्या हो सकता है, एक होता है बेस लाइन एरर। बेस लाइन एरर, बेस लाइन एरर में क्या, मान लो आपने 0 किया, या फिर डायरेक्ट आपने 70 से चालू कर दिया, 70 30 70 80 90, या आपने ऐसा क्या किया, आपने 0 से सीधे 70 पे जंप, 70 80 90 100, ये तो गलत है। तो इसका सही वे क्या है, इसको, इसका सही तरीका है, इसका सही तरीका है, ये लाइन खींची, ये डबल लाइन बनाई, यहाँ से ये 0। अब यहाँ से आप कहीं से भी चालू कर सकते हो, 70 80 90 100 110। मान लो आपने डबल लाइन बनाई, ये 0, यहाँ से आप सीधे 1000 से भी चालू कर सकते हो, फिर आपको जो लेना हो, 1000 के बाद डायरेक्ट 2000 या 1001 1002 ऐसा। ठीक है, तो ये बेस लाइन का एरर हमने बता दिया। ठीक है, अगला, अगला पता क्या है, मैंने अभी ना लेक्चर ये आपका वाला पार्ट रिकॉर्ड कर दिया था, पर उसमें कुछ वॉइस इशू हो रहा था, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई नहीं, होता है। देखो, एक और क्या मिसलीडिंग अपन की मिस्टेक्स हो सकती है, बार में हमेशा सेम कलर रहेगा और पाई चार्ट में डिफरेंट कलर, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, समराइजिंग वाली। क्या, देखो, जैसे मान लो आपके पास कुछ डेटा दिया है, आपने उसका बार बनाया, ठीक है, ये मान लो ये 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 कुछ है, तो आपके बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ भी ले लो, या फिर बॉलर्स की विकेट्स ले लो, एक बॉलर ने कितने विकेट्स लिए, मान लो कुछ आपके मेन 4-5 बॉलर ने विकेट लिए, मतलब जो, या फिर ये ले लो, क्या बोलते, हाउ मेनी फैंस, मतलब हाउ मेनी ट्रू फैंस अ क्रिकेट क्रिकेटर हैज। तो मेन 5-10 के बहुत सारे हैं, बाकी सबके थोड़े 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 करके ये बहुत सारा। तो अगर हम इस चार्ट को पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा चार्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसमें अदर वाले पार्ट को समराइज करके, हमने जो अपना मेन चार्ट बनाया वो तो, अरे यार बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सॉरी, देख लेना थोड़ा, ये बनाया, और ये वाले जो छोटी छोटी चीजें थी ना, इनको हमने समराइज करके अदर्स लिख दिया, OTHERS, ये हम यूज करते हैं जब मान लो बहुत छोटा छोटा डेटा बहुत सारा हो, तो हम उसको अदर्स करके मेन डेटा के साथ लिख के हमें कंपैरिजन में, अगर अब हमें इससे कुछ मेन, इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ नहीं रहा, मेन तो हमें ये 4-5 देखने हैं, तो उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हमारी, क्या, इस पे, ये देखो सब हाईलाइटेड रखा है, मैं एक बार ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पर वो हुआ नहीं था सही से। चलो कोई नहीं, इसको रख कर देते हैं, एक बार में हो जाएगा ये तो, सब, चलो, क्या रहेगा, लेबल योर, कैसे मतलब लेबल योर डेटा, गलत स्पेलिंग लिखी, तो कैसे हम लेबल करते हैं, तो लेबल योर चार्ट टू शो द कैटेगरीज एंड इंडिकेट्स वेदर सम हैव बीन कंबाइंड और ओमिटेड, वेदर सम, हाँ वही कि हम अपने चार्ट को और डिफरेंट कैटेगरीज को लेबल करते हैं, कुछ कंबाइंड कर दिए, कुछ को ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, वो सब। ठीक है, फिर नेम द बार इन अ बार चार्ट, जैसे यहाँ पे हमने किया, डिफरेंट बार्स को नेम कर दिया, ऐसा ABCD करके। ठीक है, तीसरा क्या दिया है पॉइंट, नेम द स्लाइस इन अ पाई चार्ट, जैसे हमने एक स्लाइस को A नाम दिया, B नाम दिया, ये सब नेमिंग करनी पड़ती है, इससे हमें पता तो चले, नहीं तो हमने रैंडम ग्राफ तो बना दिया, लेकिन हमने उसमें कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लेबलिंग नहीं करी, तो क्या पता चलेगा, कुछ भी ऐसे ही। तो एक वो हो गया। फिर क्या है, इफ यू हैव ओमिटेड सम ऑफ द केसेस, अगर आपने कुछ केसेस को छोड़ दिया है, मेक श्योर द लेबल ऑफ प्लॉट डिफाइन द कलेक्शन ऑफ दैट इज समराइज, वही जो मैंने अदर्स वाला बताया ना, कि अगर हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया है तो उसको समराइज करके लेबल कर दो अदर्स करके, और उसको चार्ट पे शो करो, लेकिन शो जरूर करो। ठीक है, ये लिखा है। तो चलो, अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, और फिर हमारा जो मेन पार्ट चालू होगा वो हम करेंगे, मोड और मीडियन, इजी है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द बार चार्ट गिवन बिलो इज मिसलीडिंग, ये हमें बता दें कि मिसलीडिंग, अभी क्यों मिसलीडिंग है हमें ये बताना है। सब्जेक्ट आर नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बार्स आर नॉट नॉट अरेंज, ये तो पेरेटो में होता है। देयर आर नो ग्रिड लाइंस ऑन द टॉप ऑफ द, ये सब ये भी नहीं। द बेस लाइन डज नॉट स्टार्ट विद 0, देखो यहाँ 0 स्टार्ट नहीं, 20, इनको 20 स्टार्ट करना था, तो इनको यहाँ एक डबल लाइन बनानी थी, यहाँ देना था 0 और फिर स्टार्ट करना था।
ठीक है, तो ये सही है। द बेस लाइन डज नॉट स्टार्ट विथ 0। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फिगर 2.4.3 वाला फिगर shows the pie chart representation of result of an online poll conducted by a sports channel to choose the better captain among Virat Kohli and MS Dhoni. Based on this information, choose the correct option below. ये तो मिसलीडिंग है। देखो, इनने 62% को इतना सा दिखाया, 38% को इतना सारा दिखाया, अपोजिट दिखाया, गलत। ऑप्शंस देख लेते हैं। The pie chart is misleading because the angle of the slices in the pie chart are not proportional to the value they represent. बिल्कुल सही। जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं उसके प्रोपोर्शनल इनका स्लाइस नहीं है। द पाई चार्ट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल नहीं। ये ओबे नहीं, डिसओबे करता है एरिया प्रिंसिपल को। थर्ड, द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज द एंगल ऑफ स्लाइस इन द पाई चार्ट आर प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू है। देन एंगल आर प्रोपोर्शनल नहीं, बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं है। द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एरिया प्रिंसिपल। ये वाला सही। ये एरिया प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। 62% को ज्यादा होने से तो कम दिखाया था, 38 को कम होने से तो ज्यादा दिखाया, तो गलत है। चलो थर्ड पे चलते हैं। 2 पॉइंट ये वाला फिगर शो द बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एन ऑनलाइन पोल कंडक्टेड बाय IMDb in which participant vote for their favorite films. Based on this bar chart, choose the correct options. ये देखो, ये भी मिसलीडिंग है, ये एरिया प्रिंसिपल नहीं है। देखो सारे एक उसके विड्थ के नहीं है, ये ज्यादा का है, ये कम का है, ये उससे कम का है, ये बीच का है, तो सही है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। द बार चार्ट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये गलत। ये ओबे नहीं कर रहा है एरिया प्रिंसिपल, पहले ही स्टेटमेंट गलत। द बार चार्ट इज नॉट मिसलीडिंग बिकॉज द विड्थ ऑफ द बार इज सेम, नहीं, विड्थ ऑफ द बार इज डिफरेंट। द बार चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज द विड्थ ऑफ द बार आर नॉट सेम, ये तो सही है। मिसलीडिंग क्योंकि विड्थ ऑफ द बार सबकी अलग अलग है। द बार चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एरिया प्रिंसिपल, सही। एरिया प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, इसलिए मिसलीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Why is the graph plotted in figure ये वाला representing a share of votes in election is in the United States of America misleading? ये misleading क्यों है? देखो बेस लाइन मिसिंग है, जीरो इनने नहीं दिया पहला। मेन्यू 30, 35, 40, 45, 55, 60, ये तो सही है। वाई एक्सिस सही है, देखो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ये तो सही है। It is not a misleading graph, it is a misleading graph. Both baseline and manipulated y axis, नहीं इसका यही है, मिसिंग बेसलाइन। बेसलाइन इसकी खराब है। y axis में तो कोई गलती नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। टी 35, 40 सही है मेरे हिसाब से तो। चलो आगे बढ़ते हैं। Why is the graph plotted in figure 2.4.6 misleading? ये वाला मिसलीडिंग ग्राफ क्यों है? मिसिंग बेसलाइन, नहीं बेसलाइन है। मैनिपुलेटेड y axis, नया 50 चालू किया, 50 के बाद 55, 66, ये भी नहीं। इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, नहीं ये मिसलीडिंग ग्राफ तो नहीं है। इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, सही है। देखो इसमें ने ये जो हमने डबल लाइन बना के मिसलीडिंग, वो भी सही है। प्लेयर्स वाला भी सही है, ये भी सही है, तो ये वाला सा ग्राफ ही सही है। मतलब इसमें इट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है? The share of Indian telecom marketing is plotted in the pie chart shown in figure this. Based on this information, choose the correct option. हमको correct option choose करना है। क्या कह रहा है ये? The pie chart is not misleading graph. देखो 27, 27, 9, 37 हो सकता है। The pie chart is misleading. The pie chart has round of error. ये हो सकता है, ऐड करके देखते हैं। 27, 27, 9, 37, 70, 21 और 9, 30, 3, 3, oh, 3 3s are 9, 3 is 6 or 4 10, 100 नहीं सही है। तो pie chart is not a misleading graph. ये गलत। The pie chart is not a misleading graph. ये इसका फर्स्ट वाला सही है, ठीक है।
हो गया। अब हम अपना मेन पार्ट चालू करते हैं जो है हमारा मोड और मीडियन, फिर आपके लेक्चर खत्म और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अपना इंपॉर्टेंट पार्ट मोड और मीडियन चालू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, और सिंपल है। देखो मोड क्या है, ये सब डेफिनेशन छोड़ो। मोड क्या है? द वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सिंपल। जिसकी भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारे डेटा सेट का मोड है, सिंपल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। एक सेकेंड, हाईलाइट तो कर दो उसको। मोड, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। चलो, a categorical variable is most common is most com in is the most common category, the category with the highest frequency, सिंपल। जिस कैटेगरी की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होगा हमारा मोड। जैसे इस डेटा सेट में बी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमारा मोड बी हो गया, सिंपल। मोड के द मोड लेवल, मोड का लेवल कैसे देगा? द लॉन्गेस्ट बार इन अ बार चार्ट, द वाइडेस्ट स्लाइस, मतलब लॉन्गेस्ट बार कौन सी किसी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमारी क्या होगी? मोड। और पाई चार्ट में जिसका सबसे बड़ा स्लाइस होगा उसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब द वाइडेस्ट स्लाइड इन अ पाई चार्ट इज वो। और पैरेटोग्राफ में क्या? द फर्स्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर पैरेटोग्राफ, इन डिसेंडिंग पेरेटो चार्ट में फर्स्ट वाला मोड होगा और इन असेंडिंग पेरेटो चार्ट में लास्ट वाला मोड होगा, क्योंकि उसमें असेंडिंग में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। छोटे से बड़ा मतलब सबसे लास्ट वाला क्या होगा? मोड। और बड़े से छोटे में सबसे फर्स्ट वाला क्या होगा? मोड। सिंपल है, मोड कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड है। आगे समझ, इजी, हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब आ जाते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या है? मीडियन है सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब बीच वाला। मीडियन, मीडियन क्या है? An an ordinal variable in is the category of the middle observation of sorted values। देखो मीडियन निकालने के लिए इसकी डेफिनेशन छोड़ो, सिर्फ इतना लिखो, द मिडिल वैल्यू। मीडियन, द मिडिल वैल्यू, इसके नाम में ही है मिडिल आता है, मीडियन बीच का, द मिडिल वैल्यू। अब हाँ, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट, क्या? कि ये सिर्फ ऑर्डिनल, ओनली फॉर ऑर्डिनल डेटा, बस ओनली फॉर ऑर्डिनल डेटा, IMP डाल लो। ये सिर्फ ऑर्डिनल डेटा के लिए होता है। मीन सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम अपनी जो क्या बोलते हैं डेटा सेट्स को, डेटा को है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, हम शुरू से असेंडिंग करते आए, असेंडिंग, आप चाहो तो डिसेंडिंग भी कर सकते हो। हम अपने डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जैसे ये दिया है हमारा डेटा, इसको हमने असेंडिंग में अरेंज कर लिया, ए बी 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 सी 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 डी। फिर हम क्या करेंगे? जो बीच वाली वैल्यू होगी, क्या? जैसे इसमें से 1 2 15 में क्या? 15/2, यहाँ से छोड़ा तो डी जो आएगा, ए डी कह रहा हूँ, बी ये वाला बी। देखो यहाँ भी 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, बीच वाली वैल्यू हमारी होगी मीडियन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे समझ, सिंपल। मीडियन क्या है? बीच का। मोड क्या है? हाईएस्ट। मीडियन। चलो अब हमारे लेक्चर का सबसे लास्ट पार्ट चालू करते हैं जो है एक्टिविटी 2.5। इसके बाद हमारा वीक 2 कंप्लीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, अच्छे से दिख जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? choose the allocation of budget amount under various headline in 2020 बजट। मतलब बजट दिया है कुछ जो भी, ठीक, प्रेजेंटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। ये कुछ डेटा दिया है हमें किसका? बजट का, कि इस पे कितना कितना इस पे एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब इससे हमें कुछ अपने क्वेश्चंस का आंसर देना, कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं। मोड ऑफ द अबव डेटा इज एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? लॉन्गेस्ट बार कौन सी है डेटा में? एग्रीकल्चर की।
तो ये सही है हमारा। मोड ऑफ द अबव डेटा इज एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, मोड इज नॉट डिफाइंड, मोड तो डिफाइन है यार, किसी बात पर। मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज रोड, अरे हो ही नहीं सकता, मीडियन तो ऑर्डिनल पे दिखा था, यहाँ कोई ऑर्डर है एजुकेशन इसका उसका नहीं, तो मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मोर देन मोर, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ऑर्डिनरी, फॉर ऑर्डिनल वेरिएबल मोड एंड मीडियन कैन बी सेम, हो सकता है। मोड क्या है, जैसे सबसे ज्यादा, और मीडियन क्या है, तो मोड क्या है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, और मीडियन बीच वाला, तो बीच वाले की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकती है, हाँ हो सकती है। सेकंड क्या है, फॉर कैटेगोरिकल डेटा मोड कैन नॉट बी मोर देन वन, ऐसा कुछ नहीं है, दो तीन चार भी हो सकते हैं, मान लो चारों की सेम है और वो सबसे ज्यादा है, हो सकता है। मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इफ डिफाइंड, ऐसा कुछ नहीं है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर पेरेटोग्राफ फर्स्ट बार इज ऑलवेज मोड, बिल्कुल सही। मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार है, और डिसेंडिंग में सबसे ऊपर पे वो होता है जो सबसे पहले वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो हाँ ये सही बात है। चलो फर्स्ट और फोर्थ, अरे वाह दोनों का फर्स्ट और फोर्थ। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, कंसीडर द फिगर, ये वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये कुछ दिया उससे ऑप्शंस देखने। मोड ऑफ द अबव डेटा इज एचपी, अरे हाँ दिख ही रहा है, एच सबसे ज्यादा बड़ा स्लाइस किसका, एचपी का, तो ये हमारा मोड हो गया, हाँ जी सही है। मोड इज डिफाइंड, मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज लेनोवो एज इट सेल्स इज इन द मिडिल, अरे सेल्स थोड़ी, ऑर्डर थोड़ी है कोई यहाँ पे, ये तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, कोई ऑर्डर थोड़ी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का, या फिर साइज का स्मॉल लार्ज ऐसा कुछ करके, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मीडियन इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वेरिएबल, बिल्कुल सही, मीडियन डिफाइन ही नहीं है। अरे वाह इसका भी फर्स्ट और फोर्थ, वाह भाई, फोर्थ का भी है क्या, ये देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, English teacher has declared the result of 12 of class 12 students. Grades of the students are listed in table this. Which grade, where grades are in order A B C D E, हाँ A सबसे ज्यादा है तो पता ही है। Based on this information, choose the correct options. Option बताने। Mode of the above grade is C. क्या C है, C, और भाई C तो बहुत लोगों को मिला है, मतलब इंग्लिश टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही। चलो क्वेश्चन सेकंड क्या है, मोड ऑफ द अबव ग्रेड इज ए, नहीं, मीडियन ऑफ द अबव ग्रेड इज सी, सी, ए ए बी बी करके अपन इसको देख लेते हैं। 15 20 इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 15, और ये आ जाएगा 6 21, और 2 3 4 5 6 7 8 9 45, इधर तो 15 20 35 45, हाँ सी, सी इज द मीडियन, मीडियन नहीं, मीडियन डिफाइंड है क्योंकि ऑर्डिनल, देखो मैंने कैसे किया, इनका टोटल आया 91, मतलब ये जो वन है इसको हटा दो, तो 45 इधर, 45 इधर, ऑड नंबर है ना, इसका मीडियल वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे n-1/2 + 1, यही n 90/2, 45 46 होगी मिडिल टर्म, कैसे, ये सब छोड़ो फॉर्मूला, सिंपल देखो, 91, 90 को ले लो तो 45 इधर, 45 इधर, तो बीच का क्या हुआ 46, अब 46 कैसे बीच में आ रहा है, देखो ये 15 है, ये 20 हो गया 35, 35 + 35 70, मतलब बीच में क्या है, मीडियन किसके बीच में आएगा, 45, और ये सी 45 से 70 के बीच में है, तो हाँ मीडियन सी हो गया। समझ लेना है, बहुत ईजी है, दिमाग मत लगाओ इसमें, इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं, मेन इसके बाद वाला जो आएगा ना टॉप, अगले उसमें, उसमें आएंगे अगले लेक्चर, वीक 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना पूरा वीक 3। Which of the following measures of central tendency are applicable for a categorical variable with an ordinal scale of measurement? ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में कौन कौन से, देखो मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, सिंपल। मीन अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अभी अपन 2 और 3 रखते हैं, उसको आगे देखेंगे। सिक्स, मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू नहीं। फॉल्स क्या है, अ कैटेगोरिकल वेरिएबल कैन हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज,
बट द मीन ऑफ द वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। गलत, टू है ही नहीं, तो यही सही होगा। क्या लिखा है पढ़ लेते एक बार। इवन दो द ऑर्डर ऑफ data might exist in a categorical variable with an ordinal scale of measurement, the mean of the variable will not exist। इसको अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो समझदार हो, समझ जाओगे। नहीं आया तो जब हम नेक्स्ट वीक इसको पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तब भी ना आए तो मेरे को बता देना। अभी मत इस पे लोड लो, जब अगले हफ्ते पढ़ लोगे नेक्स्ट वीक का कंटेंट तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें टेबल कह रही है। इन अ रेस्टोरेंट अ वेटर collects feedback from customer asking them to rate food as good, average और bad। तो ये कुछ टेबल दिए कलेक्टेड। अब क्या, which is the most frequent feedback from the customer। सबसे ज्यादा कस्टमर ने क्या दिया है देखो, 1 2 3 4। गुड दिया है 4 बार, बैड दिया है 1 2 3 बार, बैड दिया है 3 बार, और एवरेज दिया है 1 2 3 बार। एवरेज दिया है 3 बार, तो गुड मतलब मोड क्या हो गया, गुड। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द कस्टमर्स फीडबैक। कस्टमर्स फीडबैक का मीडियन क्या है, चलो पहले अरेंज कर लेते। गुड गुड गुड, 4 बार गुड, 1 2 3 4, फिर एवरेज 3 बार, ए ए ए, फिर बैड बैड बैड, बीच में ही आ रहा है ए। फिर देखो, चाहे इधर छोड़ो चाहे इधर छोड़ो, ए। ठीक है, बीच में एवरेज है, सिंपल एवरेज हमारा मीडियन हो गया। आगे समझ। तो चलो हमारा लेक्चर हुआ खत्म और हम आ गए अपने एंड की तरफ। तो थैंक यू आप सभी का इस लेक्चर में बने रहने के लिए। और मैं बहुत सारा सॉरी, बहुत लेट हो गई ये वीडियोस। अब नहीं होंगी, अब मैं रेगुलर आपको वीडियो देता रहूंगा। आपके एग्जाम के पहले मैं आपको पूरा प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर और अच्छे से पढ़ो। 27 को आपका एग्जाम है। जो भी आपको लगे, आपको कुछ चाहिए, कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।